आज हम लोग आपके सामने ज्योग्राफी क्लास 12th का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है जनसंख्या संगठन। और आई होप आपको दोनों जो वीडियोस पहले आए हुए हैं आपके पास फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर समझ में भी आए तब भी कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं, और शेयर करिएगा। हर पर्सन आगे 10 लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये ग्रुप जल्दी से जल्दी बढ़ सके। जितनी जल्दी हम लोग इस पर काम कर पाएंगे, जितनी जल्दी हम लोग इस पर रन कर पाएंगे इसे, उतना जल्दी इस वीडियोस में इन मेरे पढ़ाने में आप लोगों को वैरायटीज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, आपका साथ मेरा विश्वास दोनों साथ हो जाएंगे तो हम लोग देखिए बहुत अच्छे से सारे सोल्यूशन आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेकर सारा सॉर्ट आउट हम लोग यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का लेसन नंबर 3। ठीक है, ये लेसन का नाम है जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन से यहाँ पर मतलब क्या है? जनसंख्या संगठन का मतलब होता है यहाँ पर एक कलेक्शन। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कोई जगह पर तो बूढ़े लोग कितने हैं, जवान कितने हैं, आदमी कितने हैं, औरत कितने हैं, बच्चे कितने हैं, मतलब एक जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, तो ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का मीनिंग यही है कि संगठन मतलब जो कलेक्शन हुआ है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उन इकट्ठे में औरत कितनी है, आदमी कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। ठीक है, पिक्चर से भी आप लोग देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चे मतलब इसमें पता चल रहा है आपको कि किस तरीके से औरत, आदमी, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे तो वहाँ पे इंडियन कितने रह रहे हैं, वहाँ पे जैसे मतलब बाहर किसी और कंट्री के कितने रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है? संगठन से पता चलती है। जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो या इंडिया में या दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में जैसे बिहारी भी रहते हैं, मद्रासी भी रहते हैं, नेपाली भी आके रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग राजस्थान से भी लोग रहते हैं। तो ये सब क्या है कि संगठन है, किस किस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। अब समझिएगा इसको आगे, लेसन स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी देश, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको समझ में आएगा। ओके, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से अद्वितीय है, यानी कि अलग है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर अलग किया जा सकता है। पृथक मतलब अलग करना होता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हर इंसान पे कुछ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है एक जैसे लोग रहते हैं, लेकिन सब इंसान अपने आप में अलग, एक दूसरे से अलग होते हैं। और अगर हम लोग बात करें उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी जो निवास स्थान वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी हम लोग उस हिसाब से, एक सेकंड सॉरी प्रॉब्लम हो गई, उस हिसाब से भी हम लोग सबको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि हम किस किस तरीके से लोगों को अलग कर सकते हैं। जैसे व्यवसाय के आधार पे, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने व्यवसाय के आधार पर अलग कर दिया। इसी तरीके से हम लोग एजुकेशन के आधार पर अलग कर सकते हैं। लाइक कुछ लोगों ने, बच्चों ने 12th करी है, कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन करी है, BA करी है, कुछ बच्चों ने MA करी है, कुछ बच्चों ने 8th तक करके पढ़ाई छोड़ दी है। तो एजुकेशन के आधार पे भी हम लोग अलग कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा कैसे होगी? जैसे एज के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कुछ लोग, अगर हम कुछ एरिया की बात करें तो वहाँ पे 40 साल तक ही लोग जीते हैं, कुछ एरिया में 80 साल तक जीते हैं, कुछ लोग में, कुछ एरिया में 100 साल भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जीवन आयु के आधार पर भी हम लोग लोगों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे समझिएगा। आगे वो ये कह रहा है कि जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या मतलब, हम लोगों ने लेसन में पढ़ा जनसंख्या संगठन, हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक है लिंग संगठन। मतलब लिंग के आधार पर हम लोग अलग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे आदमी ज्यादा रहते हैं और ज्यादा लिंग अनुपात आप लोग पढ़ते भी होंगे कि 1000 पुरुषों पर इतनी स्त्रियां यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। यानी कि किसी देश के अंदर कितने पुरुषों की संख्या है, कितनी स्त्रियों की संख्या, उस हिसाब से उसकी जनांकीय विशेषता पता चलती है, जनसंख्या की विशेषता पता चलती है वहां पर। ठीक है, तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि जैसे मैं बात करूं भारत के अंदर, अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग ये कह देते हैं कि 1000 पुरुषों पर, ठीक है, मान लीजिए सॉरी 1000 पुरुषों पे 948 महिलाएं। इसका मतलब कि ये जो महिला वाला जो सेक्टर है ये 52 जो है कम है, 1000 पुरुषों के मुकाबले 52 महिला कम है, क्योंकि 90-40 ये कैसे, क्या है ये है लिंग अनुपात। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग आगे की बात कर लेते हैं तो अनुपात हो गया, समझ में आ गया। कुछ देशों में ये निम्न सूत्र द्वारा परिचालित किया जाता है। ये सूत्र है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप देख लीजिएगा इसको।
ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, पुरुषों की जनसंख्या जितनी भी होती है ऑब्लिक में स्त्रियों की जनसंख्या और इंटू 100 कर देते हैं, मतलब प्रति हजार में, और जो भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बांट देते हैं कि इतनी है। मान लीजिए 1500 पुरुष हैं और यहाँ पे 1300 स्त्रियां हैं, उनको इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे 1000 से, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, जैसे भारत में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो भारत में सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि ऊपर है पुरुषों की जनसंख्या ऊपर, स्त्रियों की जनसंख्या नीचे। ठीक है, और भारत में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं स्त्रियों की जनसंख्या तो ऊपर हो रही है और पुरुषों की जो जनसंख्या हो रही है वो नीचे हो रही है। ठीक है, और इंटू 1000 से ही कर रहे हैं, यानी कि अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, वहां पर जो हमने करी है वो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ठीक है, जैसे जो ऊपर आएगा वो एक्चुअली वो संख्या होगी। ठीक है, किसके ऊपर, नीचे वाले के ऊपर। ऊपर हम लोग मैंने देखा, जो ऊपर हम लोग ने देखा था, देखिए दोनों चीजों को साथ में देख लीजिए। यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या ऊपर थी, ऑब्लिक स्त्री जनसंख्या थी। यहाँ पे स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर है और पुरुषों की जनसंख्या नीचे है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो स्थान मतलब ऊपर है वो संख्या आएगी टोटल कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, और जो स्थान जैसे यहाँ नीचे है उसके ऊपर आएगी, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें। अथवा लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है। मतलब ये पता चलता है कि वहाँ पे स्त्री की वैल्यू कितनी है, मारते तो नहीं है, भ्रूण हत्या तो नहीं होती, बच्चों को पहले, लड़कियों को पहले से जब छोटे बचपन में ही नहीं मार देते, जन्म के समय तो नहीं मार देते, किस तरह से उसकी मतलब लेडी मतलब जेंडर स्पेसिफिक हो जाता है कि किस तरीके से जो फीमेल्स है उनको लिया जाता है, बच्चियों को लिया जाता है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों को प्रतिकूल होता है। वो ये कह रहा है जहाँ पर लिंग अनुपात जो है अनियंत्रित होता है, कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, तो वहाँ पे ये भी होता है जब बहुत ज्यादा कम होता है तो स्त्रियों के लिए वहाँ पे कंडीशन सही नहीं होती, यानी कि उनके लिए उनके फेवर में बातें नहीं सोची जाती। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, मैंने भी बताया आपको, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इस क्षेत्र में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना भी होता है, यानी कि गर्भ में ही मार दी जाती है या फिर पैदा होने के बाद मार दी जाती है, या फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो उनके साथ बहुत सारी घरों में लड़ाई झगड़ा, प्रताड़ना, मारपीट वो उस तरीके से होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ उनका सामाजिक स्तर जो है, सोशल और आर्थिक स्तर दोनों ही नीचे स्तर का है। ठीक है, मतलब वो लोग विकसित नहीं हुए सोच से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्टर पे। देखिए, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पे 990 स्त्रियां हैं, यानी कि विश्व में अगर हम लोग बात करें तो 1000 पुरुषों पे 990 स्त्रियां होती है। और विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लोटाविया में दर्ज किया गया। लोटाविया एक जगह है जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी 1187 स्त्रियां हैं। ठीक है, 1187 स्त्रियां हैं। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में सिर्फ, समझिए, सिर्फ 400 आपके 68 जो है स्त्रियां हैं। ठीक है, कितना बड़ा अनुपात है, देखिए समझिएगा। जहाँ पर एक तरफ हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 1000 पे 990, यानी कि 10 स्त्रियों की कमी है। दूसरी तरफ एक लोटाविया देश है जहाँ पर हम लोग बात करें तो ज्यादा है। ठीक है, और एक हम अमीरात देख रहे हैं, यहाँ पर मतलब आधे से भी ज्यादा कम है। ठीक है, आधे से भी ज्यादा कम है। तो सोचिएगा कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति क्या होगी। ठीक है, लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में ये अनुपात जो है प्रतिकूल है। वो ये कह रहा है कि जो यूएनओ होता है ना, आपने पढ़ा भी होगा पॉलिटिकल साइंस में यूएनओ के बारे में। ठीक है, तो ये जो लिस्ट निकालता है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो पूरे वर्ल्ड में ये 139 जो कंट्रीज है वहां पे तो लिंग अनुपात ठीक है, औरतों के लिए ठीक है, मतलब इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन 72 देश ऐसे हैं, जैसे अभी आपने देखा अमीरात वाला, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे जो स्त्रियों की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, सामान्यतः स्त्रियों में लिंग अनुपात निम्न है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, कम है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है, यानी कि और भी कम हो जाता है हमारे भारत में, चीन में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के कई बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्यक है, मतलब पुरुष कम है और औरतें ज्यादा है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है और स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। मतलब ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे पुरुषों की स्थिति सही नहीं है और स्त्रियों की स्थिति जो है सही है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
आयु संरचना में वो ये कह रहा है कि इसमें मतलब हम लोग एज के अकॉर्डिंग, एज कौन सी एज के लोग कहाँ पर किसी मतलब पर्टिकुलर देश में कौन सी एज के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए अगर किसी मतलब किसी एक पर्टिकुलर देश में या जगह में युवा जो पीढ़ी होती है, जो युवा एज वाले होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें 18 से 59, ठीक है, 18 से 59 एज के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा विकसित करते हैं क्योंकि ये कार्यशील वाली जनसंख्या मतलब आयु होती है और ये लोग काम करते हैं। और उससे छोटे 18 से कम वाले, 59 से ऊपर वाले वो डिपेंडिंग में आ जाते हैं, यानी कि वो काम नहीं कर रहे, उनका भार उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब देखिए इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि देखिए आगे, क्योंकि 15 से, सॉरी मैंने 18 बताया था, यहाँ पे 15 दे रखा है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है, ठीक है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। यानी कि जो 15 से, ये वाला आप ऊपर वाला क्लॉज दे रहे हैं 15 से 59 वाला, यहाँ ये तो काम कर रहा है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा मात्रा में होता है। 60 वाला जो है वो कैसे, उसको हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, हेल्थ की जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा होते हैं। और युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ होता है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या युवा है, यानी कि जन्म लोग ज़्यादा ले रहे हैं और जनसंख्या जो है वो किस तरीके से है, वो युवा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आयु लिंग पिरामिड की। तो आयु लिंग पिरामिड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लिंग के और उस एज तक के जो लोग हैं वो कौन सी स्टेज पर होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज और जेंडर के। जैसे जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से। विभिन्न आयु वर्ग मतलब कि 40 साल की कितनी स्त्री है, कितने पुरुष है, 20 साल की कितनी स्त्री है, कितने पुरुष है, 60 साल की कितनी स्त्री है, कितने पुरुष है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, ओके, सॉरी। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों को प्रतिष्ठित करता है और दायां भाग जो है स्त्रियों को प्रतिष्ठित करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जब हम लोग किसी मतलब पिरामिड को देखते हैं, लाइक हम लोग इसको देखते हैं, तो इसका जो हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि बायां भाग जो है वो पुरुषों को, देखिए ये देखिए बायां भाग, ठीक है, तो उसने वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बायां भाग होता है, यानी कि ये जो चीज़ है ये पुरुषों को इंडिकेट करेगी और ये जो चीज़ है वो स्त्रियों को इंडिकेट करेगी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड बता रखा है आपको। और इसी तरीके से आगे चलते हैं। हास्यमान जनसंख्या, देखिए हास्यमान जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, ठीक है। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार, संकीर्ण मतलब होता है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, संकीर्ण मतलब होता है मतलब पतला, सकरा, ठीक है, छोटा। जापान की पिरामिड का संकीर्ण आधार और शंकुकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा किस तरीके से ना आधार किस तरीके से यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग तरीके से ना, ये चीज़ अलग है, फिर बढ़ रही है, फिर ये बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर वो घटती चली जा रही है। तो ये पिरामिड किस तरीके से बता रहा है, ये यहाँ पे जो जनसंख्या की वृद्धि है वो शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, ये बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में। ग्रामीण नगरीय संगठन, देखिए ग्रामीण नगरीय संगठन से यहाँ पे मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। मतलब कौन लोग गांव के, कौन लोग शहर में, वो हम कैसे पहचानते हैं, उनके रहने के आधार पर पाते हैं कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं गाँव में है और ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं ये शहर है। ये विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दिशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वो कह रहे हैं ये विभाजन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नगर का जीवन और गाँव का जीवन अलग होता है, उनके कमाने के तरीके अलग होते हैं, उनका सामाजिक स्तर, रहने का जो तरीके होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन जो एज का जो फैक्टर है और व्यावसायिक संरचना, काम करने के जो तरीके हैं और जनसंख्या का घनत्व मतलब नंबर, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट स्तर जो है अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें शहरों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, ठीक है, विकास का स्तर ज्यादा होगा, अच्छा होगा, व्यावसायिक ऑप्शन ज्यादा होंगे और आयु लिंग संगठन जो भी ज्यादा होगा, ठीक है। और गांव में कैसा होगा, ये चीज कम होगी। आगे चलते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक दूसरे से
एक दूसरे से दूसरे देश से भिन्न होते हैं, मतलब एक दूसरे दो देशों में भिन्न होते हैं, ठीक है, गांव की और नगर जनसंख्या में अंतर करने के। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाएं संलग्न होती है। प्राथमिक क्रियाएं कैसे होती हैं? जो खेती करते हैं, जो मछली पालते हैं, जो गाय भैंस वगैरह पालते हैं, दूध का काम करते हैं, ये प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये सारे काम करते हैं वो गांव से रिलेटेड होते हैं। और नगरीय क्षेत्र में वे होते हैं जिनकी अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है, यानी कि नगरों में जो होते हैं वो प्राथमिक कार्यों में नहीं लगे रहते हैं, यानी कि खेती नहीं करते, मछली नहीं पालते, दूध का काम नहीं करते, वो किसी और चीज में लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा इसमें, कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर अफ्रीका और एशिया दोनों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात के विपरीत है। यानी कि कनाडा फिनलैंड की बात करें, इसी तरीके से हम लोग यहाँ जिम्बाब्वे की बात करें, नेपाल की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो यहाँ पर सब लोग जगह पर अलग अलग लिंगानुपात हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं बात करूं पश्चिम के जो देश है, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो गांव के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, मतलब पुरुष ज्यादा होते हैं और स्त्रियां कम होती है। जबकि नगर के क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक होती है। नगरों में क्या होता है, स्त्री ज्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। लेकिन नेपाल और भारत और पाकिस्तान में क्या है कि नगर क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता हो गई है, यानी कि अब महिला ज्यादा हो गई है, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत हो गई, मशीन से होती है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। मतलब जो कृषि है एक तरीके से काम उसमें औरतें भी करती हैं, लेकिन ये माना कैसे जाता है कि पुरुषों का व्यवसाय है कृषि करना, मतलब औरतों के बस की बात नहीं है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। अच्छा, आज थोड़ा वीडियो आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने बस आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपका जो पढ़ाई का जो कंटिन्यूसी है रोज का एक वीडियो आपके सब्जेक्ट का वो आपकी बनी रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिर्फ सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर रही आपसे। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा आपको उसी एनर्जी के साथ मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कृषि पुरुष प्रधान है और जो इसके विपरीत अगर हम एशिया के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। मतलब जैसे जैसे पुरुष काम करते हैं उसी तरीके से पुरुष जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साक्षरता का। साक्षरता का यहाँ पे मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या, ठीक है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। देखिए, अगर मान लीजिए पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है उनका सामाजिक स्तर भी ज्यादा अच्छा होगा, आर्थिक स्तर भी ज्यादा अच्छा डेवलप होगा, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी, पढ़ाई के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, रहने सहने के स्तर ज्यादा अच्छे मिलेंगे, सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो मतलब हर तरीके से उनका विकास होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक है, ठीक है। भारत में जो है, एक मिनट, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ा लिखा सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणित परिकल्पना का योग्यता होती है। मतलब अगर भारत में पढ़े लिखों की बात करें तो जो 7 साल से अधिक आयु वाले लोग हैं वो अगर पढ़ लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। वो पढ़े हुए लोगों में आएंगे, साक्षर लोगों में आएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं व्यवसायिक संरचना की बात करें तो मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि ये 15 से 59 की एज के जो लोग होते हैं इनको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, तो उसमें एज दे सकते हैं, ठीक है। 0 से 15, 15 से 59, 59 से कुछ 60, 80 कुछ इस तरीके से। तो जो 15 से 59 के बीच में 15 से 59 के बीच में होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, ये होते हैं कार्यशील जनसंख्या, ये काम करने वाली जनसंख्या होती है। इसी के ऊपर डिपेंड होता है किसी देश का जो है आर्थिक स्तर, जैसा जितनी ज्यादा ये होगी उतना ही स्तर उसका अच्छा होगा, ठीक है। इतना हो गया हमारा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे वो यहाँ पे कह रहा है कि कृषि वानिकी, कृषि समझते हैं ना आप, जो खेती वगैरह करना, ठीक है, और मछली पालन करना या फिर निर्माण करना, घर वगैरह बनवाना। व्यवसायिक परिवहन समझते होंगे, ट्रांसपोर्ट, जो सेवाएं जैसे हॉस्पिटल, टीचिंग, पढ़ाना, स्कूल, कॉलेज वगैरह, ठीक है। संचार भी समझते होंगे, फोन, कंप्यूटर वगैरह, नेट वगैरह, तथा अन्य आवेगिक सेवाएं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, पुरुष लेते हैं। कहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ठीक है। पुरुष मतलब गाँव में भी अगर भाग लेते हैं जैसे कृषि में और मत्स्य में, विनिर्माण में, और शहरों में भी ये जैसे परिवहन और सेवाओं में लगे रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कृषि वानिकी
ठीक है। कृषि वानिकी मत्स्य तथा खनन को, मछली पालन, जो आपका मत्स्य मतलब मछली पालन होता है, खनन मतलब जो मायने खुदाई करते हैं हम लोग, जैसे टानों की खुदाई करते हैं, पेट्रोल की खुदाई करते हैं वो। ये प्राथमिक क्रियाओं को, विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। विनिर्माण मतलब जो हमारा घर वगैरह बनाना, ठीक है, इसको द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रिया पूछ सकता है एक नंबर में क्वेश्चन आपसे, समझिएगा इस चीज को। मैं अलग अलग हाईलाइट कर देती हूँ इसको कि प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है, कृषि, वानिकी और मत्स्य और खनन, चार जो हैं ये प्राथमिक क्रिया यानी कि पहली क्रिया होती है, ठीक है। इसी तरीके से द्वितीयक क्रिया कौन सी होती है, परिवहन होता है, संचार होता है और अन्य सेवाएं जो होती हैं वो, परिवहन और संचार दूसरी क्रिया होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो क्रिया होती है वो होती है। और तीसरी क्रिया क्या होती है, जो सेवाओं में लोग जुड़े होते हैं, जो रिसर्च में जुड़े होते हैं, वो लोग तीसरी क्रिया में आते हैं। अब चौथी क्रिया में कौन से लोग आते हैं, तो चौथी क्रिया में जो लोग आते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं अन्य के, चौथी क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किए थे इन चार खंडों में कार्यशील होते हैं, जो अलग काम से जुड़े होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री का वगैरह हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो पहली क्रिया में कौन से हो गए आपके, देखिए पहली क्रिया में आपका हो गया जो लोग कृषि में जुड़े हुए हैं, जो मछली पालन में जुड़े हैं। दूसरी क्रिया में कौन से हो गए, जो विनिर्माण में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और तीसरी क्रिया में जो है जो सेवाओं में जुड़े हुए हैं। चौथी क्रिया में कौन से जो हमारे अलग आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री वगैरह हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर को अच्छा सूचक है, यानी कि जितनी जनसंख्या ज्यादा, जैसे चीन की जनसंख्या ज्यादा है तो आप देखते हैं उसका इकोनॉमी रेट भी कितना हाई है, युवा एज उसमें ज्यादा, तो लोग काम में ज्यादा लोग लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अभिसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक और चतुर्थक सेक्टर में आर्थिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है तो दूसरे सेक्टर को, तीसरे सेक्टर को, चौथे सेक्टर को, इन कर्मियों को समायोजित करके, ऑर्गेनाइज करके इनको अच्छे लेवल पे इनका काम करवाना हमें होगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि सब कुछ बेहतर तरीके से होता जाएगा। तो ये लेसन था आपका, थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ और ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं है। मैं एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है टफ लेसन है, मैं चीज़ें रुकी भी नहीं और आप, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको टॉपिक्स वाइज ले चलती हूँ, उसमें नीचे से ही चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना का मतलब होता है कि कौन से जो लोग हैं वो किस चीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइक अगर हम लोग बात करें व्यवसायिक संरचना में, काम करने वाली जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है, 15 साल से 59 की एज की होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है कि जो गांव में जो लोग रहते हैं वो कितने, किस मात्रा में रहते हैं, और जो नगर में रहते हैं वो किस मात्रा में रहते हैं, ठीक है। साक्षरता का मतलब क्या होता है कि पढ़े लिखों की संख्या किसी देश में कितनी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। हास्यमान जनसंख्या क्या होती है, हास्यमान जनसंख्या का मतलब होता है कि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जनसंख्या क्या हो रहा है, ठीक है। कभी बढ़ जाती है एक साथ, कभी घट जाती है, तो सही से अनुमान हमारे नहीं लग पाते। आयुलिक पिरामिड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मतलब जेंडर में, आदमी में या औरत में किस एज के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब औरतों की बात करें तो उस पर 50 साल की औरतें ज्यादा पाई जाती है या 30 की ज्यादा पाई जाती है। इस तरीके से आदमियों में बात करें तो 80 साल के ज्यादा पाए जाते हैं, 50 साल के पाए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। स्थिर जनसंख्या जो थी, स्थिर जनसंख्या का मतलब होता है कि फिक्स होना, ठीक है। और जैसे फिक्स होना मतलब एक नॉर्मल वे में बढ़ती है, ना तो ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ती है, जैसे जापान की बढ़ती थी, समझ में नहीं आ रहा था, ना फिर इस तरीके से होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कम होती है। निश्चित एक बैलेंस, संतुलन बनाए रखती है। आयु संरचना का मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एक एज को लेकर, ठीक है, मतलब एक एज के पैसिफिक कितने लोग रहते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या का मतलब बोलता है फैलती हुई जनसंख्या, ठीक है। आगे हम लोग ये हमारा हो गया था, ये आप लोग समझ सके। लिंग संगठन मैंने बताया था एक पर्टिकुलर एज में, ठीक है, कैसे लोग रहते हैं, और जनसंख्या संगठन। ओके, लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज कम से कम एक बच्चा, आगे 10 लोगों को आप शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तभी तो, जब तक आप नहीं कहेंगे आपके दोस्त कैसे करेंगे। आप तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में आप लोगों के दोस्त होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, तो प्लीज इस चैनल को बढ़ाइए, आपके हेल्प की, सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।